Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 की हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8th की हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये थर्ड चैप्टर है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहूँगी, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि एक दो लोगों को, सबको नहीं, ओनली 1% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मैम अगर इंग्लिश मतलब ये हिंदी में सीरीज़ है। देखिए मेरे पास नोट्स ये हिंदी के हैं और हिंदी की ही बुक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल है ये SST NCERT, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश की भी, तो इंग्लिश की आपके पास बुक है। मान लिया आप इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश की बुक है, तो मेरे हिसाब से यूजुअली मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी यही प्रेफर करता है कि उसके जो चैप्टर्स हैं उसको हिंदी में टीचर एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मेरे हिसाब से नहीं समझते हैं। जैसा जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैं भी इंग्लिश मीडियम की थी तो ऐसे ही होता था, ठीक है। तो अब पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ रही है कि मैम अगर आप इंट्रोडक्शन जैसे हेलो हाय इंग्लिश में बोलते हो तो पूरा हिंदी को इंग्लिश में बताओ या कुछ भी। देखिए इस तरह से नहीं बताया जा सकता है। सारे टीचर्स ऐसे ही, जैसे सबका अपना अपना टेक्निक होता है पढ़ाने का। कुछ इंट्रोडक्शन अपना एक दो लोग हिंदी में देते हैं, कुछ इंग्लिश में देते हैं। अब जो चैप्टर जैसे लिखा है, अब हिंदी में लिखा है, तो इसमें मैं इंग्लिश कैसे बता दूंगी, है ना। और यही कुछ बात करनी थी, सो लेट स्टार्ट। देखिए ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। अब देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जैसा कि पिछले चैप्टर से हमने कनेक्ट करके आगे को हम प्रोसीड ऑन करेंगे, तो पिछले चैप्टर को ही आगे हम लेके चलेंगे। तो पिछले चैप्टर में ये हुआ था कि कंपनी क्या करती है, खुद ही बंगाल का दीवान अब खुद को ही तैनात कर देती है, या खुद को ही दीवान तैनात किया गया कंपनी को ही, ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से कोई बादशाह शासन कर नहीं पा रहा था, है ना। वो कठपुतली चाहते थे तो वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने ये डिसाइड करा है। फिर क्या होता है कि 12 अगस्त 1765 को ये होता है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दीवान तैनात कर दिया था ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में ये मिलती है कि 1793 में बेसिकली क्या होता है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है, जिसमें कॉर्नवालिस उस टाइम क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल होता है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें, ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो इसमें बेसिकली होता यह था कि इस बंदोबस्त की बेसिकली शर्तों के हिसाब से ये होता था कि जो राजा होते थे और तालुकदार, है ना, वो क्या करते थे, तालुकदार को क्या करना, राजाओं को और तालुकदारों को क्या करना पड़ता था, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। राजाओं को और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। और किसानों से बेसिकली उन्हें क्या करना पड़ता था, किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। कि आप किसान से लगान वसूलोगे और क्या करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व चुकाने का काम करोगे, ठीक है। वहाँ से आप कलेक्ट करोगे और यहाँ पे करोगे आके, ठीक है। उनकी ओर से बेसिकली जो पेमेंट की जाती थी वो वाली राशि स्थायी रूप में तय कर दी गई, नहीं ना, मतलब स्थायी परमानेंट फिक्स कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में अगर कभी भी इसमें इजाफा, भविष्य में मतलब कोई भी इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब फिक्स है कि 500 है तो 500 रुपये, आप 500 के अमाउंट से मान लो कि 500 रुपये फिक्स कर दी गई, इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा सकता था, है ना। ये फिक्स करा था, तभी ये स्थायी बंदोबस्त बोला गया, ठीक है। अब अंग्रेजों को ये लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से बेसिकली रेगुलर रूप में रेगुलरिटी के साथ राजस्व मिलता रहेगा, कि इतना फिक्स है कि 500 रुपये हर महीने देना है तो हर महीने देना है। बिजली मतलब 500 रुपये हर चीज महीने देना है तो देना है, ठीक है। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि इससे नियमित रूप से उन्हें राजस्व मिलता रहेगा, टैक्स मिलता रहेगा, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। कि वो भाई इतना हमें 500 ही देना है, बाकी हम अपने अपने ज़मीन की सुधार में या और चीज़ों पे अपना खर्च करेंगे, ठीक है। और उन्हें ऐसा बेसिकली लगता था कि
राज्य की ओर से ये राजस्व की मांग बढ़ने लगी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ये बेसिकली उनकी एक रणनीति थी स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड, है ना, जो कि कॉर्नवालिस जब भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम ये चालू किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है महल। महल का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो राजस्व थे, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। महल जो था ना वो एक राजस्व इकाई थी, ठीक है, जो बेसिकली एक गांव या गांव का समूह होती थी, है ना। ये राजस्व इकाई थी जो जिसमें बेसिकली कौन कौन आता था, गांव आता था, एक गांव या फिर गांव के कई गांव के समूह आते थे, मतलब कई गांव मिल जाते थे तो वो समूह हो गया कई गांवों का, है ना, ये बात। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तो हॉल्ट मैकेंजी हैं, इन्होंने बेसिकली एक नई व्यवस्था 1822 में लागू की। अब ये जो हॉल्ट मैकेंजी हैं इन्होंने ये नई व्यवस्था लागू की। अब बेसिकली ये जो नई व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी लाते हैं वो इसलिए लाते हैं, जैसे आप सभी को पता है कोई एक एक्ट आया, अब वो सफल नहीं रहा हिस्ट्री में तो यही है ना, तो उसकी जगह उसको मॉडिफाई करके दूसरा आ गया, है ना। तो यही चीज़ हुई थी, कुछ जो स्थायी बंदोबस्त ऊपर आया था ना, तो वो जो स्थायी बंदोबस्त था 19वीं सदी की शुरुआत में मतलब कंपनी को ऐसा लगने लगा, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को ऐसा लगने लगा कि राजस्व बंदोबस्त जो है ना, ये स्थायी बंदोबस्त जो था इसमें हमें दोबारा से बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी को शासन और व्यापार के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता था, अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत के लिए चाहिए होते थे, है ना, अपने खर्चे चलाने या फिर पैसों की ज़रूरत होती थी उनको, कंपनी को व्यापार करने के लिए और अपने शासन करने के लिए। तो अगर हम स्थायी फिक्स कर देंगे तो काम नहीं चल सकता है, ऐसा कंपनी के अधिकारियों को लगने लगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज़ है, उसने नई व्यवस्था तैयार की थी 1822 में, जिसमें ये था, मैकेंजी को बेसिकली ये विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव जो है ना वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ना, उसको हमें बचाए रखना चाहिए। तो हॉल्ट मैकेंजी ने उसके आदेश पर क्या होता है, कलेक्टर जो होते हैं ना, अधिकारी होते हैं उस टाइम, तो वो क्या करते हैं, गांव-गांव जाकर उनका दौरा करते हैं, ज़मीनों की जांच करते हैं, खेतों को मापते हैं और इसी तरह के भिन्न-भिन्न रीति रिवाजों को दर्ज करते हैं, है ना। फिर क्या होता है, गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को वो उनके कलेक्टर जोड़ते हैं, जिसे हर गांव या ग्राम समूह, जिसे हमने महाल की संज्ञा दी, है ना, महाल बोला जिसे, है ना, वसूल करा। ठीक है, अब इस राजस्व को बेसिकली क्या करते थे, वो स्थायी रूप से नहीं तय करते थे, वहाँ के कलेक्टर जो होते थे स्थायी रूप से नहीं कलेक्ट करते थे, स्थायी रूप के बजाय समय समय पर उस पर संशोधन की गुंजाइश रखी जाती थी, है ना। फिर जब राजस्व इकट्ठा करना और उसे कंपनी को अदा करने का की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी बेसिकली गांव के मुखिया को सौंप दी गई, है ना। उस टाइम क्या हुआ, राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी गई और इसी व्यवस्था को उन्होंने महलवारी बंदोबस्त के नाम से बोला, मतलब स्थायी नहीं रहा तो अब महलवारी बंदोबस्त आया। अब यही देखिए महलवारी बंदोबस्त लिखा है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेवारी गाँव के मुखिया को दी। अब ये तभी आया जब स्थायी बंदोबस्त विफल हो गया, तो कंपनी ने सोचा अब क्या करा जाए, तो इन्होंने हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी बंदोबस्त स्टार्ट किया, है ना। पूरी कहानी मैंने अभी आपको इसकी बता दी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फिर क्या होता है धीरे धीरे कि जो दक्षिण भारत के इलाके होते हैं उसमें स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था चलाने का, अपनाने का प्रयास होने लगा, है ना। ये नई व्यवस्था लागू हो गई। फिर क्या होता है कि इसी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था विकसित हुई नई व्यवस्था, इसे उन्होंने रेयतवार या फिर रेयतवारी का नाम दिया। इसमें क्या होता है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद क्या किया था, कंपनी द्वारा कब्जे में लाए गए कुछ इलाके में बेसिकली इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर ने। टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध चला था उसके बाद जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में कुछ इलाके आए, वहीं पे ये बेसिकली अपना के देखा, आजमा के देखा इस व्यवस्था को। तो टॉमस मुनरो जो थे
उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। कौन सी व्यवस्था? रेयतवार या फिर रेयतवारी। आपसे अगर पूछा जाए रेयतवारी या रेयतवार किसने लागू किया, तो टॉमस मुनरो ने। ठीक है, वही हमने लिखा है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमाया, टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण में ये लागू किया। ठीक है, किसानों को रेयत रेयत बोला जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम व नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अब नील का इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था, कि मतलब सारे प्रयत्न किए थे कि इसमें अच्छे से उपज हो। ठीक है, अब अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो असम में बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे। ठीक है, पंजाब पे गेहूँ, मद्रास में चावल, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास। ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट या फेमस चीज़ें हैं, आप बोल सकते हो कि यहाँ यहाँ ये फेमस है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में बेसिकली कलमकारी छापे वाले एक मतलब डिज़ाइन होती है ना, उसमें कलमकारी छापा बोलते हैं। अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको। ठीक है, ब्रिटेन कवि और कलाकार विलियम मॉरिस फूले वाले छापे इन्होंने बेसिकली बनाए थे, है ना। अभी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगी। और 19वीं सदी में भारत जो था दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, है ना। 19वीं सदी में भारत से ज़्यादा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं था जो नील की उपज करता था, है ना। नील का पौधा की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ग्रो कहाँ, किस इलाके में अच्छे से उगते हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में अच्छी इनकी उपज होती है। वोड क्या होता है? वोड पौधा होता है एक, शीतोष्ण क्षेत्र में उगते हैं, यूरोप में मिलते हैं बेसिकली देखने को। ठीक है, बागान की बात करें तो एक विशाल खेत होता है जिस पर बागान मालिक द्वारा बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाया जाता है। बागान मालिक जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को अपना एज अ वर्कर, उनको बागान मालिक बहुत सारे लोगों से काम करवाता है। ठीक है, खेत होता है ना, उस खेत पे काम करवा रहे हैं। ठीक है, नील की खेती जो देखिए, एक निज होती है, एक रियती। निज में ये होता है कि बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते हैं बहुत सारे लोगों से, है ना, वर्कर्स से। ठीक है, और जो रियती होती है, रियतवाड़ी या रियती होती थी, इसमें क्या करते थे, बागान मालिक खेतों के साथ सट्टा करते थे। 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, है ना। मतलब किसी को खेत दिया है ना, तो सट्टे पर दिया, मतलब ये बात है कि आपको 25% इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको नील की खननी है, उसके अलावा आप 75% पे कुछ और भी कर सकते हो। तो ये हो गई बात ना। वेट्स हौद को बोलते हैं, हौद मतलब जिससे नील चलाया जाता है, इस टाइप से कुछ होता था। अब ये मान ली नहीं, हौद तो इस टाइप से होता है कुछ, है ना। आपने आई गेस उसी को बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो बैल या भैंस नहीं बांधी जाती हैं, तो वो जिस उनका एक बना नहीं होता है कंटेनर टाइप का, उसमें भूसा वगैरह रखा होता है, मेरे हिसाब से वही होता है। अभी और इमेज में हम देख लेंगे कि ये क्या होता है, मेरे हिसाब से वही होता है। हाँ, वही होता है, वही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 1917 में क्या होता है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी 1917 में। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, रैयत किसान को बोलते हैं, महान ग्राम समूह को बोलते हैं निज, बागान मालिक की अपनी ज़मीन पर खेती, जो अपनी ज़मीन पर खेती करते थे तो निज, सेल्फ बोल दिया, अपनी ज़मीन पे खेती करना है, निज सेल्फ हो गए। रेती में क्या करते थे, वो ज़मीन रेतों की ज़मीन पर खेती करते हैं, मतलब इसमें बताया नहीं था अभी 25% ज़मीन 25% पर नील की खेती करनी होगी, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसमें यही लिखा है कि देखिए, कंपनी दीवान बन गई थी 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, ये हमने बात कर ली थी, है ना। यहाँ पे ये इमेज दी है कि यहाँ पे ये सौंप रहे हैं। ठीक है, मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये हो गया ना। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं, कंपनी की आमदनी। अब देखिए, कंपनी की आमदनी की अगर बात करें, कंपनी दीवान बन गई थी, लेकिन खुद भी एक अपने आप को, वो दीवान तो बन गई थी बट अपने आप को वो हमेशा व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि
कंपनी क्या करती थी, भारी भरकम लगान चाहती थी, उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, ठीक है। क्योंकि व्यापारी इसलिए मानती थी ना, आप सभी को पता है कि पहले अंग्रेज क्या करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उनकी दिलचस्पी हुई तो उन्होंने धीरे धीरे करके शासन चला लिया। पहले तो वो व्यापारी करने आए थे ना, तो अभी भी वो व्यापारी ही मानते थे, ठीक है ना। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, है ना, और कम से कम कीमत पर। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, सूती और रेशमी कपड़े खरीद ले, है ना। और इस कारण से क्या होता था, 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों की कुल मूल्य 2 गुना हो गया था, है ना। क्योंकि ये यहाँ से सीधा सस्ते दामों पे खरीदना और महंगे दामों पे बेचने वाली हालत हो गई थी, ठीक है। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी, 1865 से पहले, ठीक है, और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ये यहाँ से इनकी आमदनी होती थी, है ना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। 1770 में बंगाल में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी ना। अब अगर बात करें, खेती में ना सुधार की ज़रूरत थी, है ना। अब सुधार की ज़रूरत थी तो क्या हुआ कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब इस बंदोबस्त के हिसाब से क्या था, राजा और तालुकदार को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से वसूलना होता था और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया था, ठीक है। अब उनकी ओर से जो राशि दी जा रही थी वो फिक्स कर दी गई थी। फिक्स ये कर दी गई थी तो भविष्य में उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा सकता था। अब अंग्रेज़ों को लगता था इससे उन्हें नियमित रूप से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, उन्हें ऐसा लगता था नियमित रूप से राजस्व मिलेगा, जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए, खर्च के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ें उन्हें ऐसा लगता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब समस्याएँ क्या आने लगी इस स्थायी बंदोबस्त से। अब स्थायी बंदोबस्त में समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। असल में बेसिकली क्या होता था, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानियां हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, उसकी ज़मींदारी ही वो लोग छीन लेते थे। कौन? अंग्रेज़। वही कंपनी, ठीक है, वो उनके मतलब भाई नहीं चुकाया टैक्स, तो फिर क्या करा, उनकी ज़मीन ही ले ली। बहुत सारे ज़मींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुके थे, है ना। फिर क्या हुआ, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बहुत बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने तय कर दिया था। अब ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे थे उन्हें बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब फिर क्या हुआ, ये वाली सिचुएशन आ गई। अब जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, ठीक है। फिर दूसरी तरफ और समस्या आने लगी कि गांव में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देने लगी। किसानों ने जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये सारी चीज़ें आने लगी, ठीक है। महल हमने आपको बता दिया था क्या था। उसके बाद नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था में यही था कि ये देखिए, हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था चालू करी थी, ठीक है। इसमें ये होता था कि कंपनी का कलेक्टर, हमने बताया था आपको पहले ही, इसमें मैकेंजी के आदेश पर जो कलेक्टर होते हैं गांव-गांव का दौरा करते हैं, ज़मीनों को इनकी सबकी माप करते, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, राजस्व इकट्ठा करने का, ये सारी चीज़ मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फिर से नहीं रिपीट कर रही हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद महल वाली व्यवस्था आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुनरो के टाइम पे क्या हुआ, अब ये वाली व्यवस्था चली गई,
ठीक है। उसके बाद ये नई व्यवस्था आई थी, नई व्यवस्था को यहाँ रेवतवारी के नाम से बोला। अब कैप्टन अलेक्जेंडर और टीपू सुल्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी को जो बेसिकली मिला था उसमें जो कब्जा कर लिया था कंपनी ने, उसमें कुछ इलाकों पर उन्होंने ये अपनाया, ठीक है। और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, धीरे धीरे पूरे दक्षिण पर यही व्यवस्था लागू कर दी थी ना। अब हम बात करते हैं, सब कुछ ठीक नहीं था। अब ये हुआ कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उसमें समस्या दिखाई दे। अब भाई नई व्यवस्था में भी समस्या आने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में कि भाई उससे आमदनी बढ़ेगी, उसके चक्कर में क्या होता था, राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, जिससे ये होता था किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। ये वाली समस्या आने लगी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ था, यूरोप के लिए फसलों में अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए ये हमने अभी आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में ये गन्ना, ये फसलें हैं, ठीक है। बंगाल में पटसन, असम में चाय, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ये नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कलमकारी छापा जिसकी हमने बात करी थी 20वीं सदी में, और ये मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं सदी का उत्तरार्ध में इंग्लैंड का, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये हुआ था, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में खासियत ये थी कि दोनों में गाढ़े नीले रंग का प्रयोग हुआ है, गाढ़े नीले रंग का यहाँ प्रयोग हुआ है, गाढ़े नीले रंग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। नील कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा होता है। अब जब नील की बात आ गई, अब नील की ही बात हुई है इसमें, ठीक है। छापों में आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आया, कैसे बना, अब देखिए भारतीय नील की मांग क्यों, क्योंकि नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, आपने देखा, ठीक है। जैसे कि 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। अब मैंने डिस्कस कर लिया था नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी, क्योंकि उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि नील इतना सफिशिएंट था नहीं, तो वोड पे भी निर्भर रहते थे। बट वोड पौधा जो था शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ बेसिकली प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दो, है ना, कि भाई अब नहीं करना। बट होता यह था, कपड़ा रंगने वाला तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील से बहुत सुंदर चमकदार नीला रंग आता था, और वोट से मिलने वाला जो कपड़ा था ना बेसिकली वो बेजान, फीका सा, थका हुआ सा लगता था। तो क्या हुआ, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था, ठीक है। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में इतने लोग, ये जो यहाँ पे दिखा है, इन लोगों ने, ये लोग क्या करने लगे, नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। बागान वही है ना, बागान एक विशाल खेत बोल सकते हैं, जिसमें बागान मालिक जो होता था वो बहुत सारे लेबर्स से, बागानों से क्या करवाता था, नील की खेती करवाता था, है ना, बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, ठीक है। अब इसमें कॉफ़ी, गन्ना, इनका सबका जिक्र है, तो इन सब की खेती करवाता था, ठीक है। फिर 18वीं सदी में क्या हुआ, भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया, उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783-1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया, है ना। ब्रिटेन को रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश थी ब्रिटेन को, है ना। नील कहाँ से मिल सकता था, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी क्या थी। अब यूरोप में नील की कीमत की मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती है, भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी कि कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए
की कुछ इमेज मिली है आपको। इन्फॉर्मेशन ये है कि निज और रियती। निज हमने डिस्कस कर ली थी, निज में खुद बागान मालिक खेती करता था और रियती में क्या करवाता था, कुछ पर्टिकुलर हिस्से पे करनी होती थी नील की खेती। मान लो 25% है तो 25% हिस्से पे करनी है, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। निज खेती की भी समस्याएं आने लगी कि अब निज खेती की समस्या इसमें ये आने लगी थी कि बागान मालिक जो होते थे, निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पे ही की जा सकती थी, है ना। फिर ऐसा होता था कि मान लो उपजाऊ ज़मीन पे की, ठीक है। अब उपजाऊ ज़मीन पे करने के बाद, नील की खेती करने के बाद बेसिकली ये होता था कि उस पर्टिकुलर एरिया पे आप धान की खेती नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो बहुत जड़ों तक नीचे तक उसकी जड़ें नीचे तक जाती थी, तो फिर आप उस पे दूसरी खेती जैसे धान वान की खेती नहीं कर सकते थे, तो इनको प्रॉब्लम हो रही थी। और ये लोग कहते थे बहुत अच्छी ज़मीन पे आप नील की खेती कर दो। ये सारी चीज़ें हुई, आप इसमें से चाहें तो पढ़ सकते हैं। मज़दूरों का इंतज़ाम कोई करना था, ये सारी चीज़ें इसमें समस्याएं आने लगी, तो उन्होंने कुछ फिक्स भी कर दिया था। इस व्यवस्था के तहत बागान मालिक 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते रहे। जैसे 25% से भी कम ज़मीन आती थी, है ना। बाकी ज़मीन रियायत व्यवस्था के अंतर्गत थी, ठीक है। रियायतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब इस नील के इसमें क्या होने लगा, इसमें बेसिकली ये होने लगा, इसमें ये होता था कि कई बार गांव के मुखिया को भी रेत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। जो अनुबंधन पर दस्तावेज करते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, मतलब दिलवाते थे, जबकि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल का काम काश्तकारों के ऊपर ही होता था, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं, ये नील की खेती की इमेजेस हैं, ठीक है। हौद में घोल हिलाने वाले, ये इससे घोल हिलाया जाता था। हौद यहाँ पे बनी होगी, अभी देखती हूँ कहीं बनी तो होगी ही, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है आपको। इसमें आई गेस इमेज आई नहीं है, वरना मैं आपको शो कर देती ना। नील विद्रोह और उसके बाद की समस्या, ये आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये है, इसमें एक लाइन थी नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में क्या होता है, बंगाल के हजारों रेयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। फिर जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेयतों ने बागान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिक की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई, ठीक है। रेयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, ना ही बागान मालिक के लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ये इसमें लिखा है, बेसिकली ऐसी वर्डिंग इसमें लिखी है, ये देखिए, है ना। बस अब प्रॉब्लम आने लगी नील की खेती में, तो क्यों ही नील की खेती की जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद लास्ट में ये होता है कि ये जो सब बगावत चलती रही, तो इसमें ये हुआ कि बागानों में नील के उत्पादन धराशाही हो गया। और उसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, ठीक है। तो ये लास्ट इसका ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब ये आपको पता ही है रेयत कौन होते हैं, किसान, महाल, ग्राम समूह, निज
अपनी ज़मीन पर, रेयतों की ज़मीन पर, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर बहुत लंबा था, ठीक है। जो कुछ अगर आपको एडिशनल पढ़ना होगा तो आप एडिशनल उससे पढ़ सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने बीच बीच में स्किप भी कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट ही है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ से आनी थी इम्पॉर्टेंट मैंने समरी में आपको दिखाया था ना, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएगा आपका, आप उतना देख लेना। एक बार वीडियो ऑन कर देना, कुछ काम कर रहे हो तो आप सुन सकते हो। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।